नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मराठा क्षत्रप शरद पवार के परिवार में हो रही कलह की। बात करेंगे अजीत पवार की, सुप्रिया सुले की, रोहित पवार और पार्थ पवार की। बात करेंगे शिवसेना के बाद एनसीपी में मचे घमासान और विद्रोह की। तो शुरुआत करते हैं शिवसेना से, जहां पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। एकनाथ शिंदे अब अपने कैबिनेट का विस्तार भी करने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना के ऊपर दावा भी कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। अब इसकी जो आगे की कार्रवाई होगी वो दोनों के स्ट्रेंथ के ऊपर होगी और चुनाव आयोग ये अंतिम फैसला लेगा कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी व्यवस्था में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की बात करें तो एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। तो दूसरी तरफ संगठन के स्ट्रेंथ में भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं और कितने लोग एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं। लेकिन ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि अब ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह कोई करिश्माई व्यक्तित्व के नहीं हैं जो फिर से शिवसेना को खड़ी कर सकें और अपने नाम पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सके। जो अपने विधायकों और सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं वो जनता को कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट हैं उसका अवसान शुरू हो गया है और चुनाव आते आते चुनाव के समय में ये पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को जो उनके पास होगी उसको संभाल पाने में विफल रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ शरद पवार भी परेशानी में हैं। शरद पवार इस बीच परेशान इसलिए हो गए हैं क्योंकि शिवसेना के प्रकरण के बाद पवार परिवार में भी घमासान मचने लगा है। यहां तक कि अजीत पवार इस बीच अपने आप को अलग थलग पाए, क्योंकि जिस समय शिवसेना के में बगावत चल रही थी उस समय शरद पवार अजीत पवार को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे। जितनी खबरें आई और जहां जहां बैठकें हो रही थी, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ बैठकें हों या फिर एनसीपी के शरद पवार के करीबी नेताओं के साथ बैठकें हों, सुप्रिया सुले को शरद पवार अपने साथ लाना नहीं छोड़ते थे। उद्धव ठाकरे के साथ जब शरद पवार की बैठक हुई थी उस समय भी सुप्रिया सुले को अपने साथ ले गए थे। इससे अजीत पवार पूरी तरह से सतर्क हो गए, क्योंकि अजीत पवार पहले भी इस बात को समझ रहे थे कि अंत होते होते किसी न किसी रूप में शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत के वारिस सुप्रिया सुले को बनाना चाहते हैं। और इसीलिए 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तो अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी थी और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना लिए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली थी, लेकिन 80 घंटों तक ये सरकार चल पाई और अजीत पवार को मनाने की पूरी कोशिश की गई, जिसके बाद उन्हें लगने लगा कि अभी माकूल समय नहीं है जिसके समय पर अभी एनसीपी में विद्रोह किया जा सकता है। और सारे जो उनके समर्थक विधायक हैं उन लोगों ने भी समझाया कि डिप्टी सीएम का पोस्ट आपको दूसरे गठबंधन में भी दिलाया जाएगा, क्योंकि उस समय तक शरद पवार ने लगभग सहमति बना ली थी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। इसीलिए अजीत पवार फिर से वापस आ गए और शरद पवार के साथ उन्होंने अपनी पार्टी की कमान संभालनी शुरू कर दी। लेकिन जब शिवसेना के अंदर बगावत शुरू हो गया तो उस समय शरद पवार भी सतर्क हो गए और उन्होंने
अजीत पवार के बदले सुप्रिया सूले को संगठन के कामों में एक्टिव कर दिया, जबकि अभी तक शरद पवार की पार्टी एनसीपी में लगातार ये देखा जा रहा है कि पवार सुप्रिया सूले को राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके रखना चाहते हैं और दूसरे तरफ अजीत पवार महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में रहे। इन दोनों के बीच एक दूरी बनाई गई कि एनसीपी का जो महाराष्ट्र का विंग है, महाराष्ट्र का संगठन है, उस पे अजीत पवार की पकड़ ज़्यादा मजबूत ना हो, इसलिए शरद पवार हमेशा अपने कुछ लॉयलिस्टों को संगठन के कामों में लगाए रहते थे। जिस तरीके से अभी स्थितियां बदली और उसके बाद भी शरद पवार ने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी का अध्यक्ष बना रखा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है चेक एंड बैलेंस की नीति, ताकि अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच एक बैलेंस बनाया जाए और अजीत पवार के ऊपर नजर रखी जाए। इसलिए शरद पवार पहली बार जब मात खा चुके हैं शिवसेना के विवाद को निपटाने में और उन्होंने अपने ही गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी डांट लगाई थी इस बात के लिए कि आप गृह मंत्रालय संभालते हुए भी ये पता क्यों नहीं कर सके कि शिवसेना के इतने विधायक बगावत पर उतरे हुए हैं और राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सतर्कता सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं थी बल्कि एनसीपी के लिए भी थी और इसलिए इस बगावत की पृष्ठभूमि के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार सुप्रिया सूले को अपने साथ साथ रखने लगे और संगठन के कामों में इन्वॉल्व भी कर दिया। लेकिन अजीत पवार इससे दूसरी ओर सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से 2-3 साल पहले एक बार शरद पवार ने सुप्रिया सूले पर दांव खेलना शुरू कर दिया था, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, उसी तरह इस बार भी शरद पवार को लग रहा है कि अब धीरे धीरे अजीत पवार का संगठन में वर्चस्व कम किया जाए और सुप्रिया सूले को लाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात अगर एनसीपी की होती है तो वो महाराष्ट्र से बाहर बहुत छिटपुट तरीके से होगी। केंद्र में अगर यूपीए की सरकार बनती है तभी सुप्रिया सूले मंत्री भी बन सकती है, जिसकी संभावना अभी नगण्य है और शरद पवार अब बहुत ज़्यादा दिनों तक यानी कि 8-10 साल तक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते हैं। ये लगभग माना जा रहा है उनके स्वास्थ्य के कारणों को देखते हुए भी। इसीलिए शरद पवार सुप्रिया सूले को महाराष्ट्र में भी उतना ही एक्टिव करना चाहते हैं और उनकी पकड़ एनसीपी पर उतनी ही मजबूत करना चाहते हैं जितनी अजीत पवार की रही है। इसी के कारण पवार परिवार के बीच कलह बढ़ रहा है और इस बीच अजीत पवार इस बात पे अड़ गए कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें ही बनाया जाए, जबकि शरद पवार और उनके नज़दीकी कुछ नेताओं का, यहाँ तक कि जयंत पाटिल का भी मानना था कि नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को नहीं बनाया जाए बल्कि किसी दूसरे को बना दिया जाए। लेकिन अजीत पवार इस बात पे अड़ गए और उनके अड़ने के कारण ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्हें दी गई और अजीत पवार इसके साथ साथ संगठन के कामों में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। वो अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी भी कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि 24 के चुनाव में फिर से शरद पवार सिर्फ अपने लोगों को ही टिकट दें और उनके लोगों को दरकिनार किया जा सके। इसलिए ये जो स्थितियां महाराष्ट्र में चल रही है उसमें शिवसेना के बाद अब ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि शरद पवार की एनसीपी भी टूट के कगार पर है, उसमें भी बड़ा विद्रोह हो सकता है और अजीत पवार मौके को तलाश कर रहे हैं कि कब उनकी पकड़ मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल समय समय पर करते हैं, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल अजीत पवार भी करने वाले हैं और इसलिए अजीत पवार इस बीच
पूरी तरह से एनसीपी के संगठन में सक्रिय हो गए हैं और अपने बेटे पार्थ पवार को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पार्थ पवार भी ऐसे राजनीति में सक्रिय रहे और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन शिवसेना के कैंडिडेट से उन्हें हारना पड़ा था। उसके बाद भी पार्थ पवार ने समय समय पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विचारधारा दोनों को जाहिर किया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के समय उन्होंने इसकी सीबीआई जांच करने की मांग की थी, जिससे शरद पवार का खेमा परेशान हो गया था, क्योंकि वो अजीत पवार के बेटे हैं और उन्होंने डिमांड रख दी कि इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच हो। उस पर भी शरद पवार ने उस समय उन्हें अपरिपक्व नेता कहकर बुलाया था और ऐसे बयान देने से रोकने की बात कही थी। उसके बाद भी पार्थ पवार ने कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी के विचार से अलग हटके बात कही है। यानी शरद पवार तो पार्थ पवार को बार बार लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि जब वो अपना गुट बनाएं, एनसीपी से तोड़कर अलग हों, तो उस समय उनके पास केवल शरद पवार की विरासत जो मिली हुई है उन्हें, या उनके विचारधारा है, उसी आधार पर लोगों के सामने जाने की जरूरत न पड़े, बल्कि अपना एक अलग विचारधारा जिसमें हिंदुत्व भी शामिल हो वो साथ में आए। इसलिए अजीत पवार एक नए तरीके की रणनीति, स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कभी भी शरद पवार को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।